प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि भारत को आज़ाद होकर के 73 साल तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन 73 सालों के अंदर हम जहां थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने कुछ किया नहीं है, काम हुए हैं, देश में बहुत कुछ काम हुए हैं, लेकिन हमें जहां तक जाना चाहिए था हम वहां तक नहीं जा पाए हैं। क्योंकि इसका दुर्भाग्यपूर्ण ये है स्थिति, इसका मेन कारण यह है कि हमें जो पॉलिटिकल सिस्टम जो मिला है, यानी हमारे इतनी महान शहीदियों की शहादत के बाद में हमें आज़ादी मिली है, यानी अंग्रेज़ों से हमें उनके चंगुल से हमने पीछा छुड़ाया है, मगर उनकी शहादत इतने सुप्रीम सेक्रीफाइसेस के बाद भी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जवाबदेह नहीं मिल पाया, हमें उनमें वो ईमानदारी नहीं मिल पाई है जो देशवासियों के लिए इनको आगे ले जाने का उनके पास जो मंत्र होना चाहिए था। ये अपने आप ही इनको समाज को बांटने में लगे हुए हैं। 73 साल से जो अंग्रेज़ों का जो सिस्टम था कि फूट डालो राज करो, वही हमारे इस 73 साल में भी हमें तकरीबन वही देखने को मिला है। यानी जो उनका मंत्र था कि भाई इनका जो कल्चर है, इनकी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको कमज़ोर करेंगे तभी हम भारत को जीत सकते हैं, तो वो चीज़ आज इनके अंदर भी वही है। ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को, ये हमारे कहलाने में ये हमारे हैं, लेकिन ये अपनापन इनमें नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम को कमज़ोर कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि गंवार और अनपढ़ आदमी रहेंगे तो उनको नचाने में आसानी रहेगी, पढ़े लिखे ज़्यादा हो जाएंगे तो वो इनसे सवाल करेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आ गए हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, मानसिकता वही है। और अभी वर्तमान में पिछले 6.5 साल से जो केंद्र में सरकार चल रही है, वो उसने तो देश को इतना पीछे कर दिया है, यानी इतनी गैर जिम्मेदार, इतनी अनरिलायबल सरकार 73 साल में कभी नहीं आई है। भ्रष्टाचार पहले भी होता रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले नहीं था, लेकिन इतनी तानाशाही, आज तो हमारे प्रजातंत्र को बिल्कुल समझ लो तोड़ मरोड़ दिया गया है। एक इनका मकसद जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखिए आरएसएस का एजेंडा था, आज़ादी के टाइम में इनका कोई योगदान नहीं था, कोई योगदान नहीं है, इन्होंने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और आज उस पार्टी का यहाँ पर एक छत्र राज चल रहा है। पहले का 5 साल जो हुआ है, शक तो उसमें भी जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम का उसमें भी इस्तेमाल हुआ था, लेकिन जो 2019 का है, इस चुनाव में 100% ईवीएम से ये सरकार आई है। ये लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये ईवीएम से चुनी है। यही कारण है कि ये लोगों की तरफ अपनी जवाबदेही मानती नहीं है। जैसे कि वर्तमान में, ऐसे तो पहले बहुत सारी ऐसे मुद्दे रहे हैं, बड़े दर्द मिले हैं जनता को, देश को इन्होंने करीब करीब बेच दिया है, संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना दिया है, जितनी हमारी धरोहर थी उनको बेचते जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक जो किसानों का जो मूवमेंट चल रहा है दिल्ली के चारों तरफ, यानी देश की राजधानी के चारों तरफ किसान बॉर्डरों के ऊपर तैनात हैं, बहुत ही दुख की बात है। महामारी के काले अंधेरे में इस सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं कृषि के लिए, और उन्होंने ये कहा है कि ये किसानों को हम तोहफा दे रहे हैं। इन्होंने वो तोहफा दे दी कि कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं लग रही थी कि एकदम से इसको करना। तो इसके पीछे मंशा सरकार की यही थी कि किसी तरीके से यही मौका है, ये इनको जनता तक इनको पता ही नहीं चलेगा कैसे क्या है, और ये तुरंत इन्होंने लगा दिए। और जैसे ही किसानों को पता चला, किसानों ने तुरंत विरोध जताया, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी। फिर किसान पंजाब में, हरियाणा में बैठे रहे करीब 2 महीने तक, वहाँ से भी सरकार को दिखाई नहीं दिए। तो आखिर में किसानों ने फैसला लिया कि इतनी दूर से शायद उनकी नज़र कमज़ोर है, हम दिखाई नहीं देंगे, और कान भी शायद कमज़ोर होंगे, यहाँ से सुनाई नहीं देगा, तो क्यों ना हम संसद के आसपास नज़दीक चल के उनको दिख भी जाएंगे और वहाँ से सुनाई भी दे जाएंगे। तो किसान वहाँ से निकले हैं, और जैसे ही पंजाब से निकले हैं, हरियाणा के किसान साथ में चलने थे, तो वहाँ से आते आते रास्ते में हरियाणा की सरकार है, इतनी गंदगी उन्होंने मचाई है, इतनी बदतमीजियाँ उन्होंने की हैं। अब देखिए बार बार ये दुहाई देते हैं प्रजातंत्र की। कृषि मंत्री ने अभी 2-3 दिन पहले कहा था प्रजातंत्र है, ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई भी गलत कानून बना नहीं सकते हैं। मैंने उस दिन भी सवाल किए थे कृषि मंत्री से, क्या ये प्रजातंत्र है, क्या ये लोकतंत्र है? क्या आपने सड़क में गड्ढे खुदवा दिए किसानों के लिए? कौन सा लोकतंत्र है ये? और उनके ऊपर आपने पानी की बौछारें कराई ठंडी के मौसम में, क्या ये लोकतंत्र है? इसको आप प्रजातंत्र कह रहे हैं? क्या उनके ऊपर पुलिस की जो मार पड़ी थी, क्या ये उग्रवादी थे? क्या ये गदर मचाने के लिए आ रहे थे? किसान उस तोहफे को वापस करने आ रहे थे, कुछ लेने नहीं आ रहे थे, मांगने नहीं आ रहे थे। जो तोहफा सरकार ने दिया है उनको काले कानून में, उनकी बर्बादी का एक जो उनको फरमान दिया था, ये उसको लौटाने आ रहे थे। तो क्या दिक्कत थी? क्यों ना आने दिया? ये अपनी सरकार से बात करने के लिए आ रहे थे। इनको सरहदों पर रोक दिया गया, अपनी मर्जी से नहीं बैठे। कई बार सरकार ने यह बयान दिया है कि किसानों ने सबका रास्ता रोका है। नहीं, किसानों ने नहीं रोका है, ये सरकार ने इनको ज़बरदस्ती बिठाया है और ये वहीं बैठ गए। और जिस दिन से भी ये बैठे हैं, उस दिन से ही सरकार की साजिश शुरू हो गई है कि इस आंदोलन को हमने कमज़ोर करना है, तोड़ना है। हाँ, साजिश उनकी कामयाब नहीं हो पाई है। तो जैसे अब बताइए 11 मीटिंगें इनकी 22 जनवरी तक हो चुकी थी,
तो और ये क्या कहती है सरकार कि किसान जो है ना अनपढ़ हैं, इनकी समझ में नहीं आए कानून, इनको जो है ना पता नहीं चला, ये उनकी भलाई के लिए। मैं कह रहा हूं कि सरकार की चिंता ये नहीं है कि किसानों को समझ में नहीं आए, सरकार की असली चिंता ये है कि किसानों की समझ में आ गए, उनकी समझ में आ गए ये कानून कि ये उनका फांसी का फंदा है, ये उनका गुलामी का फरमान है, समझ में आ गए। क्योंकि पहले पहले हमारे किसान कम पढ़े लिखे होते थे, मैं मानता हूं, आजकल नौकरियां तो इन्होंने दी नहीं, 2-2 करोड़ नौकरियां साल में देने का वायदा किया था, ये मुकर के वायदे से। तो किसानों के बच्चे जो पढ़े लिखे थे, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली थी, वो खेती में आ गए, किसानी में आ गए। तो आज किसान पढ़े लिखे हैं, डिग्रियों वाले किसान हैं। ये सरकार में मुझे लग रहा है कि ये अनपढ़ आदमी बैठे हैं, और मैं ये भी मुझे भरोसा है सरकार को खुद नहीं पता इनमें क्या गलत है क्या सही है। कृषि मंत्री ने पूछा था कि किसान मुझे ये बताएं कि कानूनों में काला क्या है। उस दिन भी मैं सवाल किया था कृषि मंत्री से कि कृषि मंत्री महोदय आप हमें बता दीजिए इनमें सफ़ेद क्या है, आप बता दीजिए ना। किसान काला बताएंगे, उससे तो आप सफ़ेद क्या वो बता दीजिए, क्योंकि सरकार को भी नहीं मालूम इसमें ऐसा क्या है। सरकार के बनाए हुए कानून नहीं है, ये 3 उद्योग घरानों ने बना के भेजे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने शुरू में कह दिया था, हम शायद समझ नहीं पाए, इन्होंने शुरू में कह दिया था मैं चौकीदार हूं। हमने सोचा कि शायद ये देश की जो जिम्मेवारी जो अपनी निभाएंगे वो सेवा के तौर पे निभाएंगे, उसको चौकीदार के तौर पे हम खुश हुए थे। लेकिन इनका कहने का मतलब था ये उद्योग घरानों के चौकीदार हैं, उद्योग घराने सरकार को चला रहे हैं, तो ये उनके चौकीदार हैं और वही चौकीदार निभा रहे हैं। तो ये काले कानून उनके कहने से इन्होंने बनाए हैं, लाखों अरबों खरबों रुपए ले लिए और उनको कमिटमेंट किया है कि हम किसान को आपके हवाले कर देंगे, इनकी ज़मीन आपके हवाले कर देंगे। ऐसा किसान होने नहीं देंगे। इन्होंने फिर इस आंदोलन को तोड़ने के लिए जो रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन बहुत बड़ी साजिश की थी, साजिश का पर्दाफाश हो गया, आंदोलन को ये तोड़ नहीं पाए। उसी कड़ी में 28 जनवरी को इनका एक बहुत घटिया किस्म का जो एमएलए था नंद किशोर गुर्जर, उसने आके राकेश टिकैत के ऊपर 100-150 गुंडे लेके और वहाँ हमले की तैयारी कर दी। वहाँ पहुँच गया और राकेश टिकैत की आंखों से किसानों का दर्द झलक पड़ा और वो जो आंसू गिरे वो मोती बन गए और उन आंसुओं ने इस आंदोलन को दोबारा से खड़ा कर दिया। जो आंदोलन करीब सरकार की साजिश का शिकार हो चुका था, वो राकेश टिकैत के आंसुओं से दोबारा मजबूत हुआ, दोबारा खड़ा हो गया। और उसी रात से किसानों की महापंचायत शुरू होगी। पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में महापंचायत हुई, फिर हरियाणा में शुरू होगी, पंजाब में, राजस्थान में, एमपी में, महाराष्ट्र में, हर जगह होगी है। और पूरा देश इकट्ठा हो गया है। 140 करोड़ लोग आ गए हैं, क्योंकि ये रोटी का सवाल है, हर आदमी की रोटी का सवाल है। रोटी अगर तिजोरी में चली गई तो कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए सारा देश इनके साथ है। और अब ये देखिए 73 साल में देश को इन्होंने इतना दर्द दिया, कम से ये पिछले 6.5 साल में सबसे ज्यादा दर्द दिया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, दिखाई नहीं दे रहा। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको ये देशद्रोही बताते हैं, उसके ऊपर ये छापे गिरवाते हैं, खुद देशद्रोही हैं ये, और देशभक्तों को ये देशद्रोही बताते हैं। तो ये बहुत दुखद है। तो फौजी जनता पार्टी का संकल्प है कि ये शुद्ध राजनीति स्थापित करेंगे। जिस राजनीति को जंग लग चुका है, गंदी हो चुकी है, उसको ये शुद्ध राजनीति में बदलेंगे। जो उम्मीदवार होंगे वो जनता की पसंद के होंगे, जनता से लेंगे। हमारा एनजीओ भी है, मतदाता जागृति संगठन, उसका काम है जनता के बीच में जाके, कंस्टिट्यूएंसी में, विधानसभा क्षेत्रों में, पार्लियामेंट क्षेत्रों में जाके, पंचायतों में, वहाँ से ये उम्मीदवार लेंगे जनता की पसंद का, उनको हम लड़ाएंगे। ताकि जब तक गरीब और वो रिमोट में रहने वाला जब तक प्रशासन का हिस्सा नहीं होगा, तब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। ये कह रहे हैं आज जो है देश तरक्की कर रहा है। देश में मैं कह रहा हूँ आधे आदमी भूखे सोते हैं आज भी, और इनको नए नए जो है काम चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय को पिछले जहाज अच्छे नहीं लगे, 8,500 करोड़ का दूसरा जहाज लिया, क्यों? क्या वो देश की संपत्ति नहीं है? संसद भवन इनको अच्छा नहीं लग रहा, अंग्रेजों का बनाया हुआ इतना सुंदर संसद भवन है, वो इनको अच्छा नहीं लग रहा। 20,000 करोड़ लगा करके दूसरा बनवा रहे हैं। क्यों बनवा रहे हैं? यहाँ क्या दिक्कत है? नहीं आप बैठना चाह रहे, आप जाइए, कोई और बैठेगा वहां पर। तो कहने का मतलब है ये गैर जिम्मेदार सरकार है। इनको जो है ना गरीब के सिर पर छत नहीं है उसकी चिंता नहीं है, गरीब को रोटी नहीं है उसकी चिंता नहीं है, इनको अपने लिए अपने शौक इनको पालने हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। फौजी जनता पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और फौजी जनता पार्टी अब पूरी तरह से पंचायत टू पार्लियामेंट, पंचायत में अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, वहां चुनाव लड़ेगी। फिर विधानसभा क्षेत्र आने वाले हैं 2022 में, वहां लड़ेगी। यानी हमारा नारा है सरहद से संसद, और इधर है पंचायत टू पार्लियामेंट। तो मैं देशवासियों से अपील करूंगा, फौजी जनता पार्टी के सदस्य बनिए और आप गंभीरता के साथ ईमानदारी की सरकार बनाइए। जो सरकार आपकी होगी, आपके लिए होगी और आपके द्वारा होगी। अब इस देश में तानाशाही की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। तानाशाह सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना होगा, ईवीएम मशीन को हटाना होगा और
जो पहले से चुनाव होते थे बैलेट पेपर से, वैसे ही चुनाव कराने पड़ेंगे, जिसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान चुन के जाएंगे, जो सच्चे जनप्रतिनिधि होंगे। आज वहाँ जनप्रतिनिधि नहीं है, आज वहाँ पार्टी प्रतिनिधि बैठे हैं। तो जनप्रतिनिधि जाएंगे तभी देश तरक्की करेगा, तभी देश जो है महाशक्ति बन सकेगा। तो मैं इसके ऊपर मेरे साथ में हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं किरणपाल सिंह, वो भी कुछ आपसे विशेष कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं अब माइक किरणपाल सिंह को देता हूं। धन्यवाद। मैं देश की जनता से किरणपाल सिंह, जो फौजी जनता पार्टी का महासचिव हूँ, और मैं देश की जनता से जो अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि जो राजनीतिक इस देश में जनता का राजनीतिक द्वारा जो शोषण हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी बात आपके समक्ष रख दी है। लेकिन मैं देश की जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि जो पार्टियां सदन के अंदर और संसद के अंदर निर्वाचित होकर जिनके सदस्य वहां जीत के गए हैं, राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह बिल पास करवाने के बाद में वो राजनीतिक ध्रुवीकरण सभी राज्यों में कर रहे हैं, और यह जनता के साथ में एक धोखा और फरेब हो रहा है। तो मैं जनता से यह कहना चाहूँगा कि राजनीतिक परिवर्तन इस देश में करने की आवश्यकता आ पड़ी है, और यह ज़रूरी यह है कि देश, कल मैं नागालैंड से फ़्लाइट में आया और मैं दिल्ली तक आया और मैंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की है, लेकिन जो महंगाई की मार, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण, इन सब की वजह से जिस तरह से गरीब जनता का शोषण इस देश में हो रहा है, आने वाले समय में यह सरकार जनता से जीने का अधिकार छीनने वाली है। ये बिल्कुल क्लियर है। और बड़ा दुखित है कि आज मेरे को एक ऑटो वाला मिला जो बिहार राज्य से आता है, सहरसा से। उसने बोला कि हम ऑटो से अपने घर गए, आज आने के बाद में दिल्ली आए हैं, तो लॉकडाउन के दौरान में दिल्ली में भी आके हमारी कोई कमाई नहीं है, हमने 3-3 दिन का खाना अपने बच्चों को, अपना जो खाना है उसको बच्चों को खिलाते हैं और हम 3 दिन भूखे रहते हैं। ये प्रधानमंत्री इस देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ये देश के सैनिकों के सम्मान की बात करते हैं। ये आदमी इस देश की व्यवस्था के लिए ना खरा है, ना इस देश के लिए सही है। तो मैं जनता से यह अंतिम अपील करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी बातें कह दी है कि आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश से जो पंचायत चुनाव है इनसे शुरुआत करेंगे, और विधानसभा लोकसभा में हम संपूर्ण भारत के अंदर में पार्टी को चुनाव में ले जाने की प्रयास करेंगे। और इसमें हमें जनता के सहयोग की ज़रूरत है। जनता सैनिकों पे विश्वास करती है, और जो हमारी पार्टी का गठन हुआ है, ये 1 रैंक 1 पेंशन की जो श्रेय प्रधानमंत्री जी लेता है, डेली झूठ बोलते हैं और सुबह से शाम तक उनके पास कोई नहीं, आज उन्हीं की देन है। और इस देश की व्यवस्था को देखते हुए कि इस पार्टी का गठन किया गया है, अन्यथा किसी सैनिक को, किसी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को राजनीति में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इन्होंने राजनीति को सिर्फ ये समझ लिया है कि ये हमारे लिए बनी है। जो लोग बड़ा कुर्ता पहन के जाएंगे, लंबी जैकेट पहन के जाएंगे, वो देश के गरीबों के बारे में नहीं सोच रहे। वो पार्टियां भैया आपका क्या भला करेंगी? जिन पार्टियों के प्रतिनिधि करोड़ों में टिकट लेके आते हैं, वो क्षेत्र का विकास करेंगे? जनता सोच सकती है, शायद कभी नहीं। जनता से मैं यह अपील करना चाहता हूं कि जो पार्टी आज किसान आंदोलन के पीछे खड़ी होकर राजनीतिकरण कर रही है, क्या इन पार्टियों का हाथ नहीं है इस बिल को पास कराने में? ये सबको कहते हैं कि कानून किसी ने पढ़े नहीं है, इनको कानून के बारे में ज़्यादा पता है। तो हमारी पार्टी में सभी बुद्धिजीवी है और सभी कानून को पढ़ना जानते हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री की जो किसानों के आंदोलन पे आंदोलन जीवी कह के मजाक उड़ाता है, इस प्रधानमंत्री के ऊपर हमको शर्म आती है कि ये हमारा प्रधानमंत्री है। शर्म आती है हमको। आज वेस्ट बंगाल के हालात देखो, हर जगह झगड़ा हो रहा है।
एक इन्होंने इस तरह का बना दिया है कि जैसे अभी सैनिटाइजर आया है ना, कि जो उसको हाथ में लगा लेगा वायरस खत्म हो जाएगा। तो जो बीजेपी के अंदर जाएगा, जिन्होंने भ्रष्टाचार किए, क्या वो इस देश में स्वच्छ हो गया वहाँ पे जाने के बाद में? प्रधानमंत्री जी जवाब दो कि आपने शुभेंदु अधिकारी को पार्टी के अंदर लिया है, आपने बहुत सारे टीएमसी को के जो लोग आपके पास में आए हैं, उनके पास में शारदा चिटफंड घोटाले के कितने चार्जेज है आपको पता है। लेकिन जनता का बेवकूफ़ जिस तरह से आप लोग बना रहे हैं, वो आगे चलने वाला नहीं है। और आज से फौजी जनता पार्टी पूरी तरह से किसान आंदोलन का समर्थन करती है, भारत के किसानों का समर्थन करती है, भारत के उन सभी सरकारी कर्मचारी जवानों का समर्थन करती है कि जिन सरकारों में ने संसद में बैठ के सरकारी कर्मचारियों के की पेंशन तक बंद कर दी 2004 के बाद में। ये देश अनिल अंबानी, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश भारत है। और इस देश में खून बहाकर हमारे बुजुर्गों ने, हमारी सेना ने इस देश को आज़ादी दिलाई है। जिन सरदार कौम को, जिस सिख संगठनों को ये लोग गाली देते हैं, इनको मालूम है उनके गुरु ने हिंदुत्व को बचाने के लिए अपने बच्चों के बलिदान दे दिए। अरे शर्म आती है, आज आप हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हो। 73 साल में कुछ नहीं किया किसी ने, सब मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी के टाइम में ये हो रहा है कि जो बर्गर एयरपोर्ट में 90 रुपए का बिकता था वो 270 में बिक रहा है। आप देखिए कल जाके, बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि देश उन्नति की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है देश? सिर्फ अंबानी अडानी और जो आपके नीचे वाले 2-4 दलाल है। हम दिखाएंगे आपको 2022 में, और ये शुरुआत आज से हो चुकी है। आप आइए, अब हम आपको दिखाएंगे कि जिस जनता ने आपको सदन में बिठाया था, वो जनता आपको नए संसद में बैठने नहीं देगी, उतार के बाहर फेंकने वाली है। आपको नई संसद बैठने के लिए चाहिए, लेकिन जनता तंबू के नीचे सो रही है। शर्म आती है आपको देख प्रधानमंत्री जी कहते हुए। और जितने राजनीतिक दल हैं उनसे भी मेरी यह अपील है कि मैं देख रहा हूं कि मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन भाई आप लोग भी इन्हीं के जैसे हो। आप लोगों को कोई अपने प्रतिनिधि जहां से आप चयनित होके आए हैं, जिस क्षेत्र की जनता से आपको भी मतलब नहीं है। आप सिर्फ इस चक्कर में है कि अगर ये जाए तो हम कुर्सी पर कब आए। कुर्सी आपको भी नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि फौजी जनता पार्टी का एक सरकारी पोर्टल हम अभी बना देंगे ऑनलाइन। आप ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता लेने की कोशिश करें, और हमसे सिर्फ आपको एक चीज़ मिल सकती है, सच्चाई, ईमानदारी और स्वच्छ राजनीति। वो हम देने का प्रयास करेंगे। आपसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे। अभी फौजी जनता पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी किरणपाल सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे बताई हैं। मैं 2-1 बातें और इसमें ऐड करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री महोदय की इंटेंशन देखिए, यानी किसानों को ये अपना दुश्मन मानते हैं। आज तक 250 से ज़्यादा शहीदी हो चुके हैं, आज तक एक शब्द उनके लिए प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से नहीं निकला है, एक शब्द उनके परिवार से नहीं बात की है। और इनके चहते खांसी जुकाम जरा सा हो जाए तो हवाई जहाज जो हमारे पैसे से चलता है उसको लेकर तुरंत उनका हाल पूछने चले जाते हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। किसानों को जो दर्द देगा वो किसी का नहीं हो सकता है। किसान इस देश का यानी अगर मैं ये कहूँ कि पूरा देश एक वर्ग में समाया हुआ है किसान में, तो बात गलत नहीं होगी। वो कैसे? किसान जब किसानी करता है, खेती करता है, तो उसके साथ मजदूर जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ गरीब जुड़ा हुआ होता है। और जो सैनिक हैं हमारे, चाहे वो आर्मड फोर्सेज के हैं, चाहे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के हैं, चाहे वो पुलिस के जवान हैं, वो सारे इन किसानों के ही बेटे हैं, इन गरीबों के बेटे हैं, इन मजदूरों के बेटे हैं। कोई राजनेता का बेटा आज तक सेना में नहीं गया है, बेटा या बेटी, या किसी ब्यूरोक्रेट्स का वहाँ पर कोई नहीं गया है, बिल्कुल, और जाएगा भी नहीं कोई। और इन्होंने तो बल्कि कई बार ये कहा है कि सैनिक तो मरने के लिए होता है। बहुत दुख की बात है। एनीहाउ, मैं जनता से एक बार फिर अपील करूंगा। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आसाम, बंगाल, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी। फौजी जनता पार्टी तीनों सदर्न स्टेट्स में चुनाव लड़ रही है। अभी सीटों का हमने तय नहीं किया है कि कितनी लड़ेंगे, लेकिन टीम हमारी वहाँ तैयार हो चुकी है। उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। हम इसमें देखेंगे जितनी हो सकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लड़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कुछ ना कुछ हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं जनता से अपील करूँगा कि जो कुछ भी मैंने आपसे फौजी जनता पार्टी की तरफ से बताया या मेरे जॉइंट सेक्रेटरी किरणपाल सिंह ने बताया है, ये आप
ऐसा समझ लेना ये पत्थर की लकीर है। हम कभी भी आपसे जो कहेंगे उससे पीछे नहीं हटेंगे। झूठ की हमारे पास कोई जगह नहीं है, भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है, गंदगी की कोई जगह नहीं है, द्वेष की कोई जगह नहीं है। देश से संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, भाईचारा खत्म होता जा रहा है। फौजी जनता पार्टी भाईचारे को कायम करेगी और संस्कार हमारे युवाओं में बिल्कुल एकदम, ये समझ लिए संस्कृति हमारी खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। हम संस्कृति को जिंदा करेंगे। आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। हम जो मुंह से कहेंगे उससे कहीं ज़्यादा करके दिखाएंगे, ये हमारा वचन है। और हम कभी दोबारा आपसे ये नहीं कहेंगे कि ये जुमला था या सिर्फ कहने के लिए था। नहीं, ये जुमले वाली सरकारें अब टाइम उनका ख़त्म हो चुका है। अब वो जाएंगी, हर हालत में उनको उखाड़ा जाएगा। और ये आपकी सैनिकों की सरकार, फौजी जनता पार्टी यानी फौजी और देश की जनता, फौजी इनको लीड कर रहे हैं और देश की जनता का साथ है। चुनाव में हमारे में सब जाएंगे, सभी वर्ग, कोई सैनिक नहीं है, सभी जाएंगे। जहां सैनिक सूटेबल हैं सैनिक जाएंगे, दूसरे भाई सूटेबल हैं। लेकिन एक ही बात है कि उनका चरित्र जो है, हमारे सिविल में जो भाई बहन हैं उनका भी चरित्र जो है वो सैनिक का ही होगा, वही इसमें जाएगा, ताकि किसी को पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, ताकि कोई अपने वचन से ना हटे। तो मैं आपसे अपील करूंगा, आप इसका हिस्सा बनिए। आपको गौरवान्वित आप महसूस करेंगे। आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा और ये देश तभी तरक्की करेगा, तभी विश्व शक्ति की तरफ बढ़ेगा, जब हमारे गरीब आदमी इसमें प्रशासन का हिस्सा बनेंगे, जवान बनेंगे, मजदूर बनेंगे और किसान बनेंगे, तभी ये देश तरक्की करेगा। मुझे पूरा भरोसा है आपका हमें साथ मिलेगा, क्योंकि हम युवाओं की नज़र में ये नहीं कहलवाना चाह रहे कि हमारे बुजुर्ग थे, क्या उनको ये गंदगी दिखाई नहीं दी, उन्होंने कुछ नहीं किया है इसलिए। वरना इस उम्र में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। परमात्मा की दया से दाल रोटी सुख से चल रही है। लेकिन अब क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में है, अंधकार में है, वो काला भविष्य नज़र आ रहा है, हम वो भविष्य देख नहीं सकते हैं। इसलिए इस गंदगी को अब ख़त्म करना पड़ेगा। इस जो जंग लग चुकी राजनीति को, इसको ख़त्म करना होगा। हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत का नारा देते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि गलियों और सड़कों में झाड़ू लगाने से भारत स्वच्छ होगा। फौजी जनता पार्टी का मानना है कि जब राजनीति में झाड़ू लगेगा तब भारत स्वच्छ होगा। हम राजनीति में झाड़ू लगाने आए हैं और लगा के रहेंगे। और जो जनता को कमिटमेंट कर रहे हैं, अपने 140 करोड़ लोगों को जो वचन दे रहे हैं, हम कभी वचन से पीछे नहीं हटेंगे। केवल आपका साथ चाहिए और ये स्वर्ग आएगा इस देश के अंदर। सचमुच में भारत जो है सोने की चिड़िया जो हुआ करता, हम वापस इसको सोने की चिड़िया बना के रहेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।